दोस्तों, यूं तो आप लोगों ने आर्मी के बहुत सारे ऐसे खतरनाक ऑपरेशनों के बारे में सुना होगा जिन्हें सुनकर के आपको आश्चर्य होता होगा कि यह आर्मी ने मिशन कैसे सक्सेसफुल किया। हां, ऐसे ही एक ऑपरेशन के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिसे सुनकर के आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको लगेगा यार ये ऑपरेशन तो इम्पॉसिबल था, फिर कैसे कर दिखाया। क्योंकि ये ऑपरेशन एक देश से एक एरोप्लेन हाईजैक हो जाता है। हाईजैक होकर के इसे 4000 किलोमीटर दूर आतंकवादी ले जाते हैं एक दूसरे देश में, और वहां जाकर के डिमांड रखते हैं, मांग रखते हैं अपनी कि हमें जो भी ये चाहिए वो दीजिए। लेकिन जिस देश का ये फ्लाइट या जिस देश का ये एरोप्लेन था, उस देश की सरकार मांग मानने से मना कर देती है और सभी अपने यात्रियों को सही सलामत वापस लेकर के आती है और उन आतंकवादियों को उसी देश में जाकर के मारती है। उस देश की आर्मी उन आतंकवादियों का साथ दे रही थी, तो उन आर्मी के जवानों को भी मारा जाता है। हां, मैं बात कर रहा हूं इजराइल की। इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है मोसाद। मोसाद के द्वारा किया गया यह ऑपरेशन था जिसका नाम था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। तो आप लोग इस वीडियो में समझेंगे ऑपरेशन थंडरबोल्ट के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक चौधरी और आप देख रहे हैं कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इजराइल में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है वेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहां से एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है 27 जून 1976 को। हर दिन प्लेन जाया करते थे, लेकिन आज भी वही रूटीन था। एथेंस के लिए फ्लाइट निकलती है। इस फ्लाइट का नाम था एयरबस फ्रांस A300। ये एथेंस के लिए निकलती है, ग्रीस के लिए। ग्रीस की राजधानी है एथेंस। अभी ठीक ठाक जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं, उड़ान भरी और एथेंस में जाके इसने लैंड किया। लेकिन एथेंस के बाद भी इसको एथेंस से जाना था पेरिस। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, आप सब जानते हैं। अब जब एथेंस पहुंची, एथेंस पहुंचने के बाद जब ये फ्लाइट दोबारा से उड़ान भरती है तो यहां 58 व्यक्ति या 58 यात्री और बैठ जाते हैं इसमें। जब 58 यात्री इसमें बैठ जाते हैं तो ये पेरिस के लिए जा रही थी। अब जैसे ही टेक ऑफ करती है एथेंस से, उन 58 लोगों में से 4 यात्री, जो 58 यात्री थे उनमें से 4 यात्री खड़े होते हैं और पूरे प्लेन को अपने कब्जे में कर लेते हैं। क्योंकि वो 4 लोग आम यात्री नहीं थे, वो थे आतंकवादी। 4 आतंकवादी थे। इन 4 आतंकवादियों में से 2 फिलिस्तीनी लिबरेशन के थे और 2 थे जर्मन रेवोल्यूशनरी सेल से। ये चारों व्यक्ति, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जर्मनी भी नफरत करता है इजराइल से और फिलिस्तीनी भी नफरत करते हैं इजराइल से, तो ये 4 आतंकवादी थे। अब जैसे ये 4 आतंकवादी उसे हाईजैक करते हैं तो इनमें से एक आतंकवादी प्लेन खुद उड़ाना जानता था, तो वो को पायलट को वहां से हटा देता है और कॉकपिट में जाकर के खुद अपने अंडर कर लेता है पूरे जहाज को। अब ये जहाज का रुख, जो कि फ्रांस जाने वाला था, उसका रुख मोड़ करके लीबिया की तरफ कर देते हैं और ये पहुंच जाते हैं लीबिया। मैं आप लोगों को मैप पे दिखा देता हूं, थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो, ये यहां पर इजराइल है। इजराइल से जाना था इसको फ्रांस के लिए, लेकिन ये मूव कर देते हैं इसे लीबिया के लिए। यहां आकर के ये जहाज रुक जाता है। अब क्योंकि लीबिया, इन्होंने जाकर के फिरौती क्यों नहीं मांगी, क्यों नहीं मांग रखी कि हम लीबिया में ही मांग लें? नहीं, क्योंकि इनको मालूम था कि लीबिया कभी भी हमारा साथ नहीं दे सकता। दूसरी बात, अगर हम गन पॉइंट पे कोशिश करें तो लीबिया साथ दे भी सकता है, लेकिन इसमें दूसरा नुकसान भी है क्योंकि यहां से इजराइल बहुत नजदीक है और डायरेक्ट स्ट्राइक किया जा सकता है इजराइल के द्वारा, तो इसलिए भी इनको डर था। तो ये यहां पर जाकर केवल ये बोलते कि हमारे इस जहाज के अंदर आप ईंधन फुल करवाइए, जो पेट्रोल है, जो फ्यूल है, उसको भरवाइए। लेकिन लीबिया की जो सरकार है वो मना कर देती है कि हम नहीं करेंगे, आपने प्लेन को हाईजैक किया है। तो ये धमकी देते हैं कि हम सभी लोगों को मार देंगे, वरना आप जल्दी से ईंधन भरवाइए। तो पूरी मांग मानने के बाद काफी मुश्किलों से लीबिया ईंधन भरने के लिए हाँ कर देता है और लगभग 7 घंटे तक ये पूरी बातें चलती रहती हैं। 7 घंटे बाद इसमें फ्यूल भरा जाता है, फिर ये उड़ान भरता है यहां लीबिया से सीधा युगांडा के लिए। युगांडा, आप जानते होंगे युगांडा के बारे में। युगांडा, जिसका जो तानाशाह एक राजा था जिसका नाम था ईदी अमीन। जी हां, उसी देश की बात कर रहा हूं, वही देश है युगांडा। तो अब यहां पर हम थोड़ा समझते हैं युगांडा के बारे में और इस पूरे प्रोसेस के बारे में। अब ये लोग युगांडा पहुंच जाते हैं। युगांडा पहुंचने के बाद होता यह है कि युगांडा के एक एयरपोर्ट पे ये फ्लाइट उतर जाती है। उतरने के बाद ये फिरौती मांगना शुरू करते हैं। एक फोन आता है इनका इजराइल के लिए
कि हमने अपने आपके देश के एक प्लेन को हाईजैक कर लिया है और हमने आपके लगभग 246 मुसाफिर थे उस प्लेन के अंदर, जिनमें 12 क्रू मेंबर थे। बोला इनको हमने यहां पे आपका हाईजैक कर लिया है और हमें मांग हमारी पूरी करें, अन्यथा हम इनको मार डालेंगे। बोला मांग क्या है? मांग ये थी कि जो केनिया, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, वेस्ट जर्मनी के कुछ आतंकवादी जर्मनी की जेल में और अलग अलग केनिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इन सब देशों में आतंकवादी बंद थे जेलों में। तो ये लोग चाहते थे कि उन आतंकवादियों को वापस छुड़ाया जाए। इन क्या 4 आतंकवादियों की ही इतनी औकात हो गई कि ये 4 लोग ही एक प्लेन को हाईजैक करके ले गए और मांग मांगने लगे? नहीं, इसमें युगांडा देश की मिली भगत थी, मिला जुला काम था। क्योंकि जब यहां पे देखा गया था बाद में, तो लगभग 100 से भी अधिक आर्मी के जवान थे युगांडा एयरपोर्ट पे, जिस पर इस जहाज को हाईजैक किया गया था, साथ दे रहे थे। अब यहां जैसे ये प्लेन उतरता है, इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, 2 ग्रुप में। इन लोगों को, जो यात्री थे, एक इजरायली और एक गैर इजरायली। जो इजराइल के लोग थे उनको अलग रखा जाता है, गैर इजरायली लोगों को अलग रखा जाता है। हालांकि जब एथेंस एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी तो वहां पे एक महिला बीमार हो गई थी बहुत ज्यादा, तो उसको वहीं उतार दिया था, बोला तुम यहीं उतर जाओ, वो बीमार थी ज्यादा। लेकिन बाद में ये 48 मुसाफिरों को और छोड़ देते हैं और स्पेशल विमान से पेरिस के लिए इन्हें भेज देते हैं। 100 गैर इजरायली थे, उनको भी छोड़ देते हैं। अब देखो, इनके 2 कारण थे। इन 48 मुसाफिरों को और लगभग 100 या उससे भी अधिक लोगों को जो गैर इजरायली थे, उनको क्यों छोड़ दिया जाता है बिना किसी मांग के या बिना किसी चीज के? वो केवल इसलिए छोड़ा जाता है कि इसमें कई देशों के लोग हैं, अलग अलग देशों के लोग हैं। अगर हमने इतने लोगों को यहां पे हाईजैक किया है, इनको किडनैप किया है, तो ये और देश भी हमारे खिलाफ जो है वो स्ट्राइक कर सकते हैं और हमें मार सकते हैं। तो इनकी भी सोच एक तरीके से ठीक थी कि केवल अकेला इजराइल रहेगा तो दूसरा देश क्यों कोई साथ देगा, इसलिए इन्होंने उनको छोड़ दिया। लेकिन इन लोगों को रिहा करना ही बड़ा मुश्किल हो गया। मैं आगे चल के बताऊंगा क्या कारण रहा, क्यों मुश्किल था इनके लिए। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है, आतंकवादी अपनी मांग रखते हैं, इजराइल तक पहुंचाते हैं और समय देते हैं 48 घंटे का, कि 48 घंटे का समय दे रहे हैं और आप हमारे मांगों को पूरा करें। और लगभग कुछ डिमांड करी थी पैसे की भी, मे बी $40 मिलियन थी या कितनी थी, आई थिंक, मुझे ये थोड़ा सा याद नहीं है कितनी थी एग्जैक्ट। आप कमेंट सेक्शन में बताना कितनी मांग रखी थी उन्होंने। तो यहां पर ईदी अमीन का फुल सपोर्ट था युगांडा जाकर के। अब ईदी अमीन सुबह शाम दोनों बार देखने आया करता था इसको। जब ये आतंकवादियों ने इसको हाईजैक किया था प्लेन को, तो ये आतंकवादी के सपोर्ट में था और सुबह शाम देखने आया करता था क्या प्रोसेस चल रहा है। अब यहां पर 116 व्यक्ति बचे हुए थे। लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं कि मोसाद का हमेशा से एक रूल रहा है कि वो आतंकवादियों के साथ कभी डील नहीं करता। अगर आतंकवादी कोई भी मांग रखते हैं तो बिल्कुल मना कर देता है, 1 से लाख तक कभी सपोर्ट नहीं करता कि हम आतंकवादियों को कुछ भी देंगे, मारना है मार दो, हम बचाना है बचाना जानते हैं। इस तरीके की वो डील करता है हमेशा। तो अब क्या होता है कि ये इजराइल जो है वो अलग अलग देशों से मदद मांगता है और कहता है कि भाई ईदी अमीन को समझाओ वापस करें हमारे लोगों को। अब ईदी अमीन पर दबाव डाला जाता है अलग अलग देशों के द्वारा, लेकिन ये दबाव से भी नहीं मानता, मना कर देता है कि भाई मैं नहीं मानूंगा 1 से लाख तक, तुम क्यों मेरे को मना रहे हो। तो एक तरीका तो फेल हो जाता है आर्मी का। अब दूसरा तरीका था रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन, ऐसा ऑपरेशन कोई चलाया जाए जिससे कि इन यात्रियों को वापस लाया जा सके। लेकिन सोचो, क्या किसी दूसरे देश में जाकर के कोई ऐसा स्ट्राइक किया जा सकता है कि भाई हम अपने देश से। अब सोचो, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखें तो एक तरफ से 4000 किलोमीटर था, एक तरफ से यहां तक का लगभग 4000 किलोमीटर था, फिर वापस जाना फिर 4000 किलोमीटर था। यानी कुल मिलाकर के अगर कोई स्ट्राइक भी करनी है तो हमारे जो एक तरीके से कमांडोज जाएंगे वो 8000 किलोमीटर यात्रा तय करेंगे और 4000 किलोमीटर जाकर के किसी भी स्ट्राइक या किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना
मुमकिन नहीं है। तो इनको लगता ही नहीं था कि कोई ऐसी स्ट्राइक भी की जा सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अब सारी कहानी फेल हो गई, तो भाई मोसाद ने ये मोसाद को दे दिया भाई, वहां से वहां की सरकार ने, इजराइल की सरकार ने कहा कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को दे दो, किसको? मोसाद को। मोसाद अपने आप झेलेगी क्या करना है क्या नहीं करना। अब ये ऑपरेशन चुना जाता है कि ऑपरेशन थंडरबोल्ट। रिहा लोगों को बचा, उन 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 किडनैप जो किए गए लोगों को, जो 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 हाईजैक किए गए थे, उनको बचाने के लिए ये पूरा का पूरा ऑपरेशन चलाया जाता है। अब इस ऑपरेशन में सबसे पहला काम किया जाता है कि जो लोग रिहा किए गए थे, मैंने बताया था गैर इजरायली और 48 लोग अलग से जो है रिहा किए गए थे, उन लोगों से बात की जाती है, उन लोगों से लगातार बात की जाती है कि कहां उनको रखा गया है, किस तरीके से रखा गया है। तो ये एयरपोर्ट था, इस एयरपोर्ट पे लगभग रखा गया था। ये तो अभी का फोटो है, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है, 1970 के दशक की बात है, 1976 की बात है। तो यहां पर जो है ये मैप है ऊपर इस एयरपोर्ट का, ठीक, जो युगांडा में एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट का मैप है। तो यहां पर जो है जैसे जहाज उतरता है, तो जहाज उतरने के बाद जहां रुकता है उससे लगभग लगभग 1-1.25 किलोमीटर दूर इनको रखा गया था व्यक्तियों को। तो इतना दूर अब इन्होंने प्लानिंग बनाई यार किस तरीके से किया जाए। मतलब हम जहाज को यहां उतारेंगे, फिर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक पैदल जाएंगे, फिर स्ट्राइक करेंगे, तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी करना था। तो इन्होंने 2-3 काम किए। सबसे पहले अपने खुफिया जानकारियों से पता लगाया कि एक इंजीनियर था जिसने इसका एक टर्मिनस बनाया था। मैं आपको टर्मिनस दिखा देता हूं। ये एक टर्मिनल है, ये टर्मिनल बनाया गया था या इसी तरीके का था, ये तो मैंने फोटो उठाया है। एक टर्मिनल बनाया था जो उस समय एक जो आर्किटेक्ट इंजीनियर था वो अभी काम कर रहा था इजराइल में। पता लगता है, उससे बात की जाती है तो पूरा मैप बना के दिखाता है कि इस तरीके से ये चीजें हैं, ये हॉल है, ये सारी चीजें हैं। एक अभी 2 हेल्प मिल चुकी थी। पहली हेल्प मिली क्या कि सबसे पहले पता लगा कि भाई रिहा लोगों से बात हुई तो कहां रखा हुआ है, किस तरीके से रखा हुआ है, कितने लोग हैं, सब बातें पता लगी। दूसरा, उस व्यक्ति से पता लगा जिसने इस टर्मिनल को बनाया था। नेक्स्ट, अब बात आती है अपनी खुफिया जानकारियों से पता लगता है कि ईदी अमीन जो है वो मर्सिडीज गाड़ी से चलता है। एक मर्सिडीज गाड़ी है, उस गाड़ी से चलता है, लगभग ये गाड़ी थी उस जमाने की, और उसका पूरा काफिला चलता है। पहले मर्सिडीज होती है, पीछे रेंज रोवर गाड़ियां चलती हैं, और ब्लैक कलर की उसके पास जो है मर्सिडीज गाड़ी है, और काला बुरी सी शक्ल उसकी है और काला है एकदम। ये देखो, इसकी चेहरा देखोगे ना आप, तो भारत में अगर किसी बच्चे ने ऐसा चेहरा देख लिया डर के भाग जाएगा और मामला उसका खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका चेहरा था। ये बताया जाता है कि भाई साहब ये जो है आदमियों का मांस भी खा लिया करता था, इतना खतरनाक था। इसकी अगर एक स्टोरी अलग से बनाई जाएगी तो वो स्टोरी भी चल जाएगी, इतना खतरनाक ये व्यक्ति था। तो भाई साहब होता ये है कि अब ये पता लगता है कि ईदी अमीन जो चलता है वो काले रंग का है और बहुत एकदम थुतला सा मोटा, गाड़ी में बैठ करके चलता है, और उसके पीछे रेंज रोवर गाड़ियां चलती हैं। बिल्कुल उसी तरह से मोसाद ने रात रात में एक अपने देश में एक एयरपोर्ट बनाया, फर्जी एयरपोर्ट, जिसमें ट्रेनिंग करनी थी, और ईदी अमीन की तरह ही एक व्यक्ति को चुना जो काला था, और उसी तरह की बिल्कुल सेम गाड़ियों को लिया गया। अब उन गाड़ियों को लेकर के सीधा प्लानिंग बनती है कि अब हम चलेंगे कहां? युगांडा सीधे। क्योंकि युगांडा जिस एयरपोर्ट पे इनको पहुंचना था उसमें लाइट नहीं थी, क्योंकि अब रात में हम तो लाइट जला नहीं सकते खुद, और वो एयरपोर्ट बंद था, नॉर्मल लोगों के लिए वो चालू नहीं था। वहां केवल या तो कोई ऐसी व्यक्ति, कोई नेता है वहां का या कोई बिजनेसमैन है, वही लोग उतरा करते थे अपने प्राइवेट जेट या प्लेन के साथ, या आर्मी की कोई एक्टिविटी होनी है तो वो लोग काम करते थे वहां। स्पेशली किसी व्यक्ति के लिए वो चालू नहीं था, जैसे बोलते हैं ना कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस तरीके का एयरपोर्ट नहीं था। तो अब ये लोग क्या करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके की ये प्रैक्टिस करते हैं कि सारा कुछ बनाते हैं रात रात में, और एक गाड़ी उसमें मर्सिडीज रखते हैं और पीछे रेंज रोवर, उसी तरीके से ये जहाज में रख करके अपना उड़ जाते हैं। ये इस तरीके से जहाज में रखते हैं, 4 जहाज थे अलग अलग, अब लेकर के अपना उड़ जाते हैं। अब क्योंकि ये इनके पास बहुत हाई हाई पावर की कुछ टॉर्च भी थी कि अचानक से कोई जहाज हमें नीचे उतारना पड़े और हमें रनवे ना दिखाई दे तो हम टॉर्च जला करके भी देख सकें, इस तरीके की टॉर्च भी रख के ले गए थे। तो अब इन्होंने क्या किया, जैसे ईदी अमीन, अब पता लगा कि ईदी अमीन 2 दिन के लिए कहीं बाहर गया दूसरे देश। इनके और दिमाग में आया, अरे यार 2 दिन के लिए बाहर गया, अब तो कुछ खास किया जा सकता है। अब वो तो 2 दिन के लिए चला गया बाहर,
इधर से ये एंट्री मारते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जहाज में रात को। अभी रात में दो तीन, अब क्या होता है कि जहाज जो है इनके 100 फीट से नीचे चलते हैं क्योंकि रडार में ना है। 100 फीट से ऊपर जब कोई भी जहाज चलता है ना, 30 मीटर के लगभग ऊपर अगर कोई जहाज चलेगा तो वो रडार में आ जाएगा। तो ये अपना रडार से नीचे 30 फीट की ऊंचाई पर, सॉरी 30 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि 100 फीट की ऊंचाई पर जहाजों को लेकर के आते हैं और उस एयरपोर्ट पे ये लैंड कर जाते हैं। जैसे ही लैंड करते हैं तो वहां की आर्मी लगी हुई थी एयरपोर्ट पे पूरी। अब आर्मी वालों को, नॉर्मल व्यक्तियों को कहां पता रहता है कि कौन आने वाला है, कौन नेता आने वाला है। तो उनको लगा, जब लगातार जैसे ये यहां पे लैंड हुआ उस एयरपोर्ट पे, तो लगातार इसमें से सबसे पहली गाड़ी निकली जो कि मर्सिडीज थी, उसके बाद रेंज रोवर निकलती है और उसी तरीके से ईदी अमीन टाइप का एक व्यक्ति बैठा हुआ था, साइड में गार्ड बैठे हुए थे। तो सबको यह लग रहा था कि ईदी अमीन आए हैं, तो सभी लोग सल्यूट मारते हैं और अचानक से चलते रहते हैं, कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति था, एक गार्ड था जो कि ईदी अमीन का पर्सनल गार्ड था। ईदी अमीन का एक पर्सनल गार्ड था। उसको तुरंत दिमाग में ही होता है कि यार ईदी अमीन ने तो अभी 2 दिन पहले ही सफेद गाड़ी को लिया है, अब ये काली गाड़ी में कैसे आया ईदी अमीन। अब वो अचानक से गौर से देखता है, अचानक ध्यान लगा के देखता है, तो उसे लगता है यार ये ईदी अमीन नहीं है, ईदी अमीन तो ऐसा नहीं है। तो तुरंत वो जो है फायरिंग कर देता है इस तरीके से। ये फोटो लगाई हुई है मैंने दिखाने के लिए। फायरिंग कर दिया। फायरिंग की आवाज सुन करके ये सभी लोग एकदम एक्टिव हो जाते हैं, जो भी युगांडा के वहां पर आर्मी के लोग थे। यहां पर 4 C-130 हरकुलेस ट्रांसपोर्ट विमान थे और 2 बोइंग 707 विमान थे, जिनमें अपना मेडिकल की सुविधा थी। और नैरोबी एयरपोर्ट पे रुक गए थे एक दूसरे देश में। मैं आपको यहाँ पे मैप पे दिखा देता हूँ कि एक जहाज को स्पेशली दूसरे देश में ही रोका गया था, यहाँ रोक दिया गया था इससे परमिशन लेकर के। बोला हम एक जहाज को यहाँ रोकेंगे और कोई अचानक से ऐसी बात बनेगी तो हम चले जाएंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर यह सिस्टम बनता है। अब इनको जब पता लगता है तो लगातार फायरिंग होना स्टार्ट हो जाती है और गोलीबारी चालू हो जाती है। अब ये लोग पहुंच जाते हैं उसमें जहां पर उन लोगों को क्या किया गया था, बंदी बनाया गया था, उस के अंदर पहुंच जाते हैं, हॉल के अंदर। अब हॉल के अंदर जाकर के ये गोलियां चलानी शुरू करते हैं और हिब्रू भाषा में बोलना शुरू करते हैं कि सभी नीचे बैठ जाओ, सभी लोग नीचे बैठ जाओ। क्योंकि युगांडा के लोग और आतंकवादी तो हिब्रू भाषा जानते नहीं थे, वो नीचे नहीं बैठे। लेकिन जो इजरायली लोग थे वो हिब्रू भाषा जानते थे। अब जब हिब्रू भाषा में उनसे बोला जा रहा था कि नीचे नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, वो समझ गए कि ये आर्मी तो भाई अपने देश की, इजराइल की है। तो अब तो उनका डर खत्म हो गया, वो सब लेट गए नीचे। लेकिन अब सारे के सारे आतंकवादी ढेर कर दिए। लगभग इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में 100 इजरायली कमांडो थे, 100 इजरायली कमांडो। 53 मिनट ये पूरा का पूरा ऑपरेशन चला था। लेकिन जो कमांडो कार्रवाई हुई वो 30 मिनट कमांडो कार्रवाई हुई थी, जिसमें 48 युगांडा के जो जवान थे आर्मी के वो मारे गए। लगभग 30 से भी अधिक विमान थे जो कि उन्हें डर था कि अगर हम यहां से भागें तो ऐसा ना हो कि ये पीछा हमारा करें और हमारा पीछा करते हुए हमारे जहाजों को उड़ा दें। तो फिर ये क्या करते हैं, जो वहां पर उस एयरपोर्ट पर कुछ आर्मी के एयरक्राफ्ट थे उन सबको खत्म कर देते हैं। 30 से भी अधिक विमान थे, उन सबको खत्म कर देते हैं। इसके बाद यहां लगभग 3 इजरायली के जो इजरायली लोग बंदी बनाए गए थे, उनमें से 3 लोग मारे गए थे क्रॉस फायरिंग में। जब आपस में फायरिंग चल रही थी तो 3 लोग मारे गए थे, बाकी सब बच के आ गए थे ठीक ठाक। लेकिन इसके बाद एक और व्यक्ति थे, योनतन नेतन्याहू। उस समय ये पूरे हेड हुआ करते थे उस आर्मी के, उस समय यूनिट कमांडर थे, क्योंकि जो मिशन था उस मिशन के सबसे लास्ट में वो आए थे। जब सभी इजराइल के यात्रियों को बैठा दिया प्लेन में, जाइए, और सभी आर्मी के जवानों को बैठा दिया, तो ये सबसे आखिरी में जा रहे थे, इनको गोली लग गई थी तो इनकी भी मौत हो गई थी। ठीक, ये पूरा का पूरा प्रोसेस था, इसमें मैंने आपको बताया। इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो हैं, ये हैं भाई आपके नेतन्याहू, और इनके एक छोटे भाई और थे। छोटे भाई जो कि आप देखिए खूबसूरत व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ। ये अभी इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और कई सालों से प्रधानमंत्री बने चले आ रहे हैं और बहुत अच्छी दोस्ती है।
इनकी हमारे देश के साथ। और ये पूरा का पूरा ऑपरेशन था ना, ऐसा लगते हुए कि ये ऑपरेशन पूरा सक्सेस नहीं हो पाएगा, सक्सेस हुआ और बहुत अच्छे तरीके से हुआ। ऐसी ही मोसाद की बहुत सारी कहानियां हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उनके सारे की सारी रिसर्च करके आप लोगों तक प्रोवाइड करवाऊंगा। अच्छा, आप मुझे एक बात और बताइए कि अगली जो वीडियो बनाए वो किस टॉपिक पे बनाए, कौन सा टॉपिक हो, ऐसा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और नए फैमिली मेंबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।